हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। हर बार की तरह बच्चों एक बार फिर से मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ एक न्यू टॉपिक के साथ। बच्चों इसे न्यू टॉपिक नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना रहा हूँ। इसका जो पार्ट 3 था, मैंने उसमें लगभग चीन की बढ़ती अर्थव्यवस्था का आधा कहानी बता दिया था। और यहाँ से बच्चों अब आगे बढ़ेंगे। देखिए बच्चों, चीन की जो अर्थव्यवस्था का राज जो छुपा हुआ है उसके इतिहास में छुपा हुआ है। तो एक बार मैं फटाफट आपको वो लास्ट वाली वीडियो को रिकैप कर देता हूँ, जो मैंने उसमें बातें बताई थी। मैंने आपको बताया था उस वीडियो में कि जो चीन में जो क्रांति हुई थी 1949 में, उस क्रांति का जो नेतृत्व था वो एक स्पेशल पर्सन के हाथ में था, जिनका नाम था माओ। माओ के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी चीन में बच्चों क्रांति होती है, जिसे हम चीनी क्रांति कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे दुनिया में रूसी क्रांति फेमस है, ऐसे ही बच्चों चीनी क्रांति भी बहुत ही फेमस क्रांति माना जाता है। यह क्रांति पूंजीवाद के विरोध में था और समाजवाद के पक्ष में था। अर्थात ये मतलब ये हुआ कि चीन में 1949 में पूंजीवादी विचारधारा खत्म हुई और समाजवाद की स्थापना हुई, माओ नाम के एक बहुत ही बड़े लीडर के लीडरशिप में। इसके बाद क्या होता है, जाहिर सी बात है, समाजवाद फॉलो किया तो उसने सारे पूंजीपति देशों से रिश्ता तोड़ लिया, अमेरिका से रिश्ता तोड़ लिया। कुल मिलाकर के चीन ने अपने आप को पूरी तरह से आइसोलेट कर लिया, एकांतवास में सेट कर लिया। कुछ समय तक सोवियत संघ ने हेल्प किया, बट उसके साथ भी कुछ विवाद हुआ। मैंने उस विवाद के बारे में वीडियो 3 में बताया था, क्या प्रॉब्लम था, सोवियत संघ और चीन के बीच में किस वजह से झगड़ा हुआ था, मैंने आपको बता दिया उस वीडियो में। इसके अलावा जब सोवियत संघ और अमेरिका का झगड़ा हो गया तो सोवियत संघ ने भी चीन की मदद करनी बंद कर दी। अब चीन ने फैसला किया कि वो केवल अपने प्राकृतिक संसाधन के बल पर अपने विकास लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। और चीन ने शुरुआत में कृषि पर ध्यान दिया, ये सोचकर कि जो कृषि से पैसा आएगा उसे उद्योगों पे खर्च करेंगे। और ऐसा हो भी रहा था। चीन को इस नीति से कुछ फायदा भी हुआ। चीन की जो बच्चों आर्थिक वृद्धि दर थी वो 5 से 6% दर से वो आगे बढ़ भी रही थी। परंतु चीन के सामने जो सबसे बड़ी समस्या आई बच्चों, वो थी चीन की सबसे बढ़ती आबादी। 2 से 3% दर से चीन की आबादी लगातार बच्चों बढ़ती जा रही थी। और चीन की जो बढ़ती आबादी थी बच्चों, चीन के सारे आर्थिक नीतियों पर पानी फेर रही थी। और फाइनली उस वक्त की तत्कालीन सरकार को ऐसा महसूस हो गया कि इस तरह के बनाए गए पॉलिसी से चीन कभी भी अपने विकास को प्राप्त नहीं कर पाएगा। इस धीमी चाल से चीन कभी भी तरक्की नहीं कर पाएगा। फाइनली बच्चों क्या हुआ, 1970 का दशक आता है और यहां से बच्चों चीन के लिए एक चमत्कार वाला साल कह लो, एक बहुत ही अफेक्टेबल जो बच्चों टाइम एरा था 1970 का, ये चीन के लिए साबित हुआ। और यहीं से बच्चों हमारी आज की वीडियो शुरू होती है। चलिए यहां से देखते क्या हुआ। मैंने लिखा भी बच्चों, आप नोटिस कीजिएगा, चीन की अर्थव्यवस्था का राज 1970 के दशक के बाद। मतलब ये कि जो पार्ट 3 था उसमें 1970 से पहले की बात थी, 1949 से लेकर 1970 तक की बात थी। और अब जो हम पढ़ेंगे बच्चों वो 1970 के दशक के बाद से लेकर अब तक का पूरा अटैच हो जाएगा। इसमें हुआ क्या, 1970 के दशक में जो उस वक्त की तत्कालीन गवर्नमेंट थी बच्चों, उसने फैसला किया कि हम अपने कुछ आर्थिक नीतियों में बदलाव करेंगे। और वो सारे बदलाव बच्चों मैंने एनसीईआरटी के पूरी जो बातें एनसीईआरटी के बिहाफ पर है वो सारा मैंने बच्चों पॉइंट टू पॉइंट ऑर्डर वाइज लिया है। सबसे पहला पॉइंट था कि चीन की उस वक्त की सरकार ने फैसला किया कि वो 1972 में चीन अपना आइसोलेशन, अपना एकांतवास बच्चों क्या करेगा, समाप्त करेगा। जो चीन लंबे समय तक आजादी से लेकर यूं कह लो 1970 तक अपने आप को एकांतवास में रखता है, आइसोलेट करके रखता है, उसी चीन ने फैसला किया कि अब एकांतवास से बात नहीं बनेगी, अब हमें अपना एकांतवास दूर करना पड़ेगा। और उसने दोबारा से बच्चों चीन ने अमेरिका के साथ संबंध स्थापित करना शुरू कर दिया। ठीक बच्चों, एक साल बाद क्या हुआ, 1973 में फाइनली चीन के उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी बच्चों, और उस वक्त के जो बच्चों प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था चाउ एन लाई, नाम क्या था बच्चों इनका, चाउ एन लाई। इन्होंने क्या किया, अमेरिका के साथ बच्चों कुल 4 बातों पर, कृषि, उद्योग, सेना और विज्ञान के क्षेत्र में 4 प्रस्ताव पेश किए। और अमेरिका ने बच्चों इस पर चीन के साथ एक प्रस्ताव को एक्सेप्ट भी किया और अमेरिका और चीन के संबंध दोबारा से बच्चों अच्छे होते दिखाई देने लगे। इसके अलावा 1978 बच्चों, ये है चीन का भविष्य बदल देने वाला साल। आप ये कह सकते हो कि चीन का जो बच्चों सबसे सुपर ईयर था बच्चों, जिसमें चीन ने एक बहुत बड़ा बदलाव किया, वो था 1978 का बच्चों। 1978 में चीन के उस वक्त के जो नेता थे उनका नाम था देंग शियाओपिंग।
नाम क्या था बच्चों इनका? डेंग शाओपिंग। बच्चों इन्होंने क्या किया? इन्होंने ओपन डोर पॉलिसी, खुले द्वार की नीति, ओपन डोर पॉलिसी को बच्चों इन्होंने इसकी घोषणा कर दी। मतलब ये कि चीन अब दुनिया के लिए और दुनिया चीन के लिए इनके द्वार खुल चुके हैं। यहां से बच्चों अब चीन जो है दिन दुगनी रात चौगुनी करना शुरू करता है। फाइनली बच्चों चीन ने क्या किया? अब उदारीकरण है, ओपन डोर पॉलिसी है, तो चीन ने सबसे पहले क्या किया? अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को यानी कृषि को प्राइवेट कर दिया। निजीकरण मतलब प्राइवेट। मतलब ये कि अब किसानों की मर्जी है कि वो कितना उत्पादन करेंगे फसलों का, कौन सा फसल उगाएंगे, कैसे उगाएंगे, कितना उगाएंगे, कितने का बेचेंगे। इस सेंस में अब कृषि को भी क्या कर दिया बच्चों? प्राइवेट कर दिया। और इस प्राइवेटाइजेशन से, इस कृषि के निजीकरण से चीन को बच्चों बहुत फायदा हुआ। अब चीन का जो फसलों का उत्पादन था वो पहले से भी बहुत ज्यादा प्रोडक्शन रेट बच्चों बढ़ गया। जब चीन को पता लगा कि जब कृषि का प्राइवेटाइजेशन किया है, हमने निजीकरण किया है, तो इतना फायदा हुआ, तो क्यों ना हम अपने इंडस्ट्री को भी, अपने उद्योगों को भी प्राइवेट कर दें। और फाइनली बच्चों क्या हुआ? चीन ने 1998 में 1998 बच्चों चीन ने अपने इंडस्ट्री को भी क्या कर दिया बच्चों? प्राइवेट कर दिया। यानी अब चीन के जितने भी व्यापारी थे, उद्योगपति थे, उन सबको एक तरह से स्वतंत्रता मिल गई, फ्रीडम मिल गई कि वो अपने जो भी उनका सामान बन रहा है उसका प्रोडक्शन वो कैसे करे, कितना करे, देश में कितना बेचे, बाहर कितना बेचे। और जितने उद्योगपति थे, पूंजीपति थे, सबको एक तरह से छूट मिल गई कि वो आप खुलकर व्यापार कर सकते हैं। तो यहां से बच्चों चीन को कहीं ना कहीं बहुत फायदा होना शुरू हुआ। मतलब कृषि को और उद्योग को जब चाइना प्राइवेट कर रहा है तो चाइना को फायदा हो रहा है, ये बात समझने की है। इसके अलावा 2001 में चीन फाइनली WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। बच्चों दुनिया में जब आपको एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार करना है तो आपको WTO का मेंबर बनना ही पड़ेगा। यानी एक देश के सेंस से बता रहा हूं, किसी भी देश को जब अन्य देशों के साथ अगर अंतरराष्ट्रीय व्यापार करना है तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बने। और फाइनली बच्चों चीन ने एक कदम उठा लिया। 2001 में चीन विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बनता है। और फायदा अब से ये होगा कि चीन जो है और विश्व है, अब दोनों के लिए एक दूसरे के द्वार खुल गए। मतलब अब विश्व का द्वार चीन के लिए खुल गया। और यहां से बच्चों दिन रात चीन जो है दुनिया के लिए सामान बना रहा है और अपना सामान क्या करेगा? एक्सपोर्ट करेगा। बच्चों जब कोई देश ज्यादा से ज्यादा सामान एक्सपोर्ट करना सीख जाता है तो यहां से उस देश का फायदा होना लाजमी है। इसके अलावा चीन की आर्थिक वृद्धि को देखकर विद्वानों ने प्रेडिक्शन करनी शुरू कर दी। विद्वान मतलब एक्सपर्ट्स। तो दुनिया भर के बच्चों एक्सपर्ट्स है, दुनिया भर के जो विद्वान है वो हर साल ना हर देशों पर रिसर्च कर रहे होते हैं कि भाई ये देश इस स्लो से चल रहा है, ये देश इस स्पीड से बढ़ रहा है। तो दुनिया ने देखा कि जो चाइनीज जो इकोनॉमी की जो बच्चों रेट है, स्पीड रेट है बच्चों, बहुत ही हायर होती आ रही है, बहुत ही तेज होती आ रही है। तो चीन के स्पीड को लेकर के दुनिया के विद्वानों ने भविष्यवाणी कर दी। और शायद बच्चों भविष्यवाणी मत समझिए, एक प्रकार से उनका एक्सपीरियंस समझ लीजिए। जिस हिसाब से चीन सच में ऐसे आगे बढ़ रहा है, 2040 आते आते बच्चों, सिर्फ 2040 आते आते दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी बच्चों, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, नंबर 1 अर्थव्यवस्था बच्चों किसकी हो जाएगी? चीन की हो जाएगी। और सच में बच्चों इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ये जो प्रेडिक्शन की गई है, जो भविष्यवाणी की गई है, ये सत्य हो जाएगी। और अगर ये सच होती है बच्चों तो सबसे बड़ी चिंता का विषय, सबसे बड़ा जो बच्चों टेंशन होगा वो किसको होगा? वो होगा अमेरिका को बच्चों। क्योंकि नंबर 1 इकोनॉमी किसकी चलती है? अक्सर चलती आ रही है, अमेरिका की चलती आ रही है। तो उसकी जगह कौन छीनेगा? चीन छीनेगा। तो दिक्कत किसको होगी? अमेरिका को होगी। दैट मीन्स अमेरिका इस पोजीशन की हेर फेर को, अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी चाइनीज इकोनॉमी बने। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यहां पर एक बात समझ में आ रही है कि अगर चीन दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी बनेगा तो ये सिर्फ ना दुनिया के लिए बल्कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अमेरिका के लिए होगा। तो बच्चों ये टॉपिक आपको समझ में आना चाहिए कि चाइनीज इकोनॉमी कैसे बढ़ा। मतलब चीन की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, तरक्की करवाने के लिए आपको बस कुछ पॉइंट्स और कुछ स्टेप्स संभालने हैं बस। जैसे कि 1972 एकांतवास खत्म करता है, 1973 अमेरिका के साथ 4 बातों पर समझौता, 1978 ओपन डोर पॉलिसी, 1982 एग्रीकल्चर का प्राइवेटाइजेशन, 1998 उद्योग का निजीकरण, 2001 WTO का मेंबर और 2040 भविष्यवाणी नंबर 1 चीन बन जाएगा।
तो बच्चों ये था सारा का सारा राज चीन की इकोनॉमी का। अच्छा बच्चों, आपको पता होना चाहिए वर्तमान में चीन की जो अर्थव्यवस्था है वो वर्तमान में कितने नंबर पर है बच्चों? नंबर 3 पर। जो चीन एक जमाने में टॉप 10 से भी बाहर था, दुनिया में टॉप 10 से भी बाहर था बच्चों, आज वही चीन नंबर 3 पर आ गया है और बहुत तेजी से आया है बच्चों। ये आंकड़ा जो फिसला है बहुत ही कम सालों में ही हो गया है। और जो मैंने 2040 लिया है ये तो शायद ज्यादा बोल दिया मैंने, शायद ये 35 में ही कवर कर ले, हो ना हो शायद वो 30 या 32 में भी कर सकता है, बशर्ते चीन का किसी अन्य देश के साथ युद्ध ना हो जाए। बच्चों कोई भी देश युद्ध करता है तो उसकी इकोनॉमी पर इफेक्ट पड़ता है, लेकिन खैर फिलहाल तो भविष्यवाणी ये है कि जिस गति से चीन आगे बढ़ रहा है 2040 आते आते ये दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभर जाएगा। तो बच्चों आज का ये टॉपिक था चाइनीज इकोनॉमी का। फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और जैसे कि हर बार बोलता हूं बच्चों, अगर हमारा प्रयास, हमारा एफर्ट बच्चों आपको पसंद आ रहा हो, समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज हमारे वीडियोस पर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हैं, नया हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं बच्चों, अगर अच्छा लगा हो वीडियोस को तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन का बटन है उसको दबा दीजिएगा, फिर ताकि हम आपसे मिलते रहें। और फिर मिलूंगा जल्दी आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा।